हेलो गाइस, लर्नर्स ग्लोब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज देखिए हम आप लोग का सेट 3 लेके आए हुए हैं, है ना। और इससे पहले सेट 2 तक करवा दिया है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। आप जो कोई भी स्टेट के हो, आप लोग को यहाँ पे मतलब कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड और आपके बीएड एंट्रेंस के लिए। चाहे आप बिहार एंट्रेंस दे रहे हो, या फिर आप झारखंड का एंट्रेंस दे रहे हो बीएड का, या फिर आप छत्तीसगढ़ का एंट्रेंस दे रहे हो, यूपी का दे रहे हो या एमपी का दे रहे हो, यहाँ पे कोशिश किया जाएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करवा दिया जाए। तो सेट 2 तक कंप्लीट हो गया है, तो आज हम लोग सेट 3 लेकर आए हुए हैं। देखिए, शिक्षण योग्यता जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी स्टेट का एंट्रेंस का एग्जाम का उठा के देखोगे तो क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं। और ये देखिए 2022 का आज का हम पेपर लेकर आए हुए हैं, 2022 का झारखंड का पेपर आया हुआ है। और इसमें देखिए शिक्षण योग्यता टीचिंग एप्टीट्यूड से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे। तो चलिए हम इनको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन ही आप लोगों को क्या दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अपर जो आया था पेपर थोड़ा सा टफ आया था। इज द डिग्री टू विच ए टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। बोल रहा है वह डिग्री है जिससे एक परीक्षण मापता है कि उसे क्या मापना चाहिए, उसे क्या मापना चाहिए, व्हाट इज सपोज टू मेजर। ये आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ था कि ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और यूजेबिलिटी। और यहाँ पे देखिए वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता और प्रयोज्यता। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिविटी का मतलब हम लोग आपको वस्तुनिष्ठता का और सब्जेक्टिविटी का मतलब आप लोगों को पिछले क्लास में मतलब कि सेट में बता चुके हैं। तो हर सेट ज़्यादा से ज़्यादा सेट अगर आप लगाओगे तो सारे के सारे क्वेश्चन इस तरह से आप लोगों को पहले से जुड़े हुए नजर आएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमने जो पीछे के सेट 2 करवा चुके हैं, 2 सेट जरूर कर लीजिए। हमने प्लेलिस्ट बना दिया, प्लेलिस्ट आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा। तो आप लोग जरूर से मैं बोल रहा हूँ प्लेलिस्ट के सारे सेट करते आए हैं, ठीक है। तो चलिए ये वाला भी वीडियो देख लीजिए पहले आप। तो वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी है क्या, मैं बता दे रहा हूँ। वस्तुनिष्ठता क्या आता है ना कि जब भी जो रिसर्चर होता है या फिर जो शोधकर्ता होता है, जो शोध करता है, तो क्या करता है कभी भी जब वो अपने जो मतलब कि जो क्या किया जाता है परीक्षण करता है, टेस्ट लेता है, तो अपना जो रिजल्ट आता है उसमें सब्जेक्टिविटी को मतलब कि उसमें इंक्लूड नहीं करता है। जो भी रिजल्ट आता है वो रिजल्ट में सब्जेक्टिविटी क्या है, सब्जेक्टिविटी मतलब अपनी सोच को, अपना निर्णय उसमें नहीं जोड़ता है, अपना निर्णय उसमें नहीं थोपता है। जो रिजल्ट आ रहा है और ऐसा ही मतलब कि ये परीक्षण लिया जाता है, ऐसा ये टेस्ट लिया जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो डाटाज हैं उसी को मतलब उसी के ऊपर स्टडी करके रिजल्ट देना रहता है, ठीक है। जो डाटाज आते हैं बस उसी के ऊपर रिजल्ट देना रहता है। तो इसमें क्या होता है ना, रिसर्चर की अपना इंडिविजुअल सोच वहाँ पे नहीं सोचता है, थोपता है, दूसरे पर नहीं थोपता है। और इससे क्या फ़ायदा होता है मैं बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि अगर 2 से ज़्यादा रिसर्चर हो और शोधकर्ता हो और वही टेस्ट है ना, वही टेस्ट फिर से करवाए, है ना, दोनों अलग अलग समय में दोनों अलग अलग आदमी करे, तो दोनों का रिजल्ट लगभग कमोबेश सेम आना चाहिए, है ना। दोनों का रिजल्ट लगभग सेम आना चाहिए, क्योंकि देखिए वहाँ पे इंडिविजुअल सोच इन्होंने थोपा नहीं है दोनों ने, तो रिजल्ट दोनों का सेम आएगा, है ना। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिविटी। वही सब्जेक्टिविटी में क्या होता है ना कि अपना इंडिविजुअल भी जो सोच रहता है वो भी इंक्लूड कर देता है ना, जो अपना निर्णय रहता है वो भी इंक्लूड करता है। तो वो हो गया सब्जेक्टिविटी, अपना कंक्लूजन भी उसमें ऐड करना रहता है। तो इसमें ऐड नहीं होता है। तो ये याद रखिएगा आपको कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये आप लोग का यहाँ पे इसमें नहीं भराएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूछ रहा है परीक्षण मापता है कि उसे क्या मापना चाहिए, ये क्वेश्चन है ना। तो चलिए सेकंड का आप लोग को मतलब समझा देते, विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है। अब ये देखिए यहाँ पे पूछ रहा है रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता। तो वो वही चीज़ हुआ, विश्वसनीयता मतलब हुआ कि जब हम टेस्ट लिए या जब से रिसर्चर ने या फिर जो शोधकर्ता था उसने टेस्ट लिया और वो वही रिसर्चर फिर से नेक्स्ट टाइम गैप लेकर, जैसे कि अभी किया, फिर कुछ समय अंतराल टू टाइम गैप लिया और उसके बाद फिर से किया यहाँ पे, तो दोनों में रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो उससे क्या पता चलता है कि जो टेस्ट हमने लिया वो विश्वसनीय है ना। तो विश्वसनीयता यहाँ पे इसका मतलब हुआ रिलायबिलिटी, ठीक है। वही देखिए वैधता, वैलिडिटी मतलब क्या होता है। वैलिडिटी मतलब क्या हो जाएगा मैं बता रहा हूँ कि कितने एक्सटेंड तक वो मेजर करता है। जो टेस्ट मैंने किया है, ले रहा हूँ, वो टेस्ट कितने एक्सटेंड तक मतलब मेजर करता है, और व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर, और वो क्या मापना चाहता है ना, क्या मापने का उद्देश्य रखता है। तो ये आप लोग को इसमें आता है। वैधता में क्या आता है कि वह क्या माप रहा है और क्या मापने का उद्देश्य रखता है। आगे का जो उद्देश्य होगा, जो हम लोग का पर्पस रहेगा, इसी से मतलब कि हम लोग को जुड़ा हुआ रहेगा, और कैसे मतलब कि विकास का जो उद्देश्य होता है डेवलपमेंट का, वो इसी से जुड़ा हुआ रहता है वैधता से, है ना। वैधता एक तरह से यह समझाता है कि विकास के उद्देश्य क्या होने चाहिए, आगे जाके क्या परीक्षण के उद्देश्य होने चाहिए, वो इसी से पूरा होता है वैधता से। तो क्या मापना चाहिए वो वैधता के अंदर ही आएगा, वैलिडिटी के अंदर आएगा, क्योंकि क्या मेजर करना है और क्या उसका इंटेंट है, कितना उसका आगे जाके हमको क्या इससे लेना है, वो सारा चीज़, कितना आउटकम लेना है ना, तो वो सारा चीज़ हमको वैधता वैलिडिटी के अंदर ही आता है। तो वैधता ही होगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए उसे क्या मापना चाहिए, है ना। तो वैधता हमें समझाती है कि क्या परीक्षण इसके विकास के उद्देश्य को पूरा
पूरा कर रही है या नहीं कर रही है। तो क्या हो रहा है, वो एक तरह से इसको माप रहा है। तो वैधता ही यहाँ पे इसका आंसर सही हो जाएगा। फिर देखिए प्रयोज्यता दिया हुआ है आपको, ठीक है। वही देखिए गाइज, यूजेबिलिटी प्रयोज्यता आपका जो मापने वाला जो इक्विपमेंट है या फिर आपका जो इंस्ट्रूमेंट्स है, उसी का मतलब कि ये कैरेक्टरिस्टिक बताता है ना, कि क्या उसके मतलब कि गुण है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये आपका यूजेबिलिटी के अंदर आ गया कि जो मापने वाले जो यंत्र हैं उनमें क्या मतलब कि मतलब उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये यूजेबिलिटी प्रयोज्यता के अंदर आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, वैधता या वैलिडिटी वह डिग्री है जिससे यह एक परीक्षण मापता है कि उसे क्या मापना चाहिए, है ना, कि इज द वैलिडिटी इज द डिग्री टू विच दैट मेजर्स दैट इट इज सपोज टू मेजर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इससे क्या हुआ कि चारों के आपको मतलब समझ में आ गए। विश्वसनीयता क्या होता है मैंने आपको समझा दिया शॉर्ट में। वस्तुनिष्ठता क्या होता है कि उसमें व्यक्तिगत जो अपना सोच रहता है वो दूर रखते हैं, ठीक है। और जो टेस्ट में आते हैं नंबर्स वो अलग अलग अगर लोगों से लिया जाए अलग अलग समय में तो सेम आना चाहिए। विश्वसनीयता हो गया कि अगर टाइम गैप के साथ भी अगर आप लें टाइम मतलब कि वो टेस्ट लें तो दोनों में आपका वैल्यू लगभग सेम आना चाहिए। तो वो आप लोग को क्या समझा जाएगा कि टेस्ट विश्वसनीय है, तो विश्वसनीयता आएगा। वैधता मैंने आपको बताया कि वह क्या करता है कि परीक्षण कैसा होना चाहिए, आगे के मानकों पर क्या होना चाहिए, सही साबित होना चाहिए, है ना। फिर प्रयोज्यता मैंने आपको क्या बताया, यूजेबिलिटी के अंदर क्या बताया कि इंस्ट्रूमेंट्स की कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन से गुण है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया कि क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिएगा इस 32 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, का अर्थ है ब्लैंक दिया हुआ है। प्रत्येक छोटे कदम को वांछित लक्ष्य या व्यवहार की ओर मजबूत करना, मीन्स रीइंफोर्सिंग ईच अ स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स डिजायर्ड गोल और बिहेवियर, है ना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए क्विंग मतलब क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब कोई बच्चा किसी भी चीज़ को सॉल्व करता है, किसी भी चीज़ को सॉल्व करता है, तो अगर वो थोड़ा सा भूल गया तो हम वहाँ पे हिंट कर देंगे। तो जो हिंट होता है किसी भी चीज़ को जो उनको करना है तो वहाँ पे क्यूइंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग क्या हो जाएगा, प्रॉम्प्टिंग होता है कि यहाँ पे क्यूइंग मतलब होता है जस्ट हिंट देना, लेकिन प्रॉम्प्टिंग मतलब होता है कि जो राइट आंसर हमको पाना है, बच्चे को जो राइट आंसर लाना है उसके तरफ कुछ ज़्यादा ही हम मतलब कि सपोर्ट दिखा दिए और ज़्यादा उनको आसानी हो गया। जैसे कि कोई बच्चा डिवीज़न कर रहा है तो डिवीज़न में कहीं पर अगर वो जल्दी से यहाँ पर घटाने के लिए भूल गए तो वो वहाँ पर हम क्यूइंग कहेंगे, हिंट दे देंगे, ठीक है। लेकिन वही क्या होगा, प्रॉम्प्टिंग में हम सारा स्टेप्स उनको बता देंगे कि यहाँ पे घटाना रहता है, फिर यहाँ पे से मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे लिखना रहता है। तो वो सारा चीज़ जब हम बता देते हैं ना तो वो प्रॉम्प्टिंग हो जाता है। मतलब ज़्यादा क्यूइंग का मतलब एडवांस रूप में प्रॉम्प्टिंग हो जाता है, क्यूइंग का एडवांस रूप में संकेत हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ जस्ट हिंट देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही हम सपोर्ट दिखा देते हैं। शेपिंग क्या हुआ, शेपिंग में होता है कि एक टारगेट बिहेवियर हमको चाहिए, टारगेटेड बिहेवियर, जो एक हमारा लक्ष्य है कि इस व्यवहार को हमको प्राप्त करना है, टारगेटेड बिहेवियर है, ठीक है। और उस टारगेटेड बिहेवियर को हमको अचीव करना है ना। तो जो भी व्यवहार है हमको वो प्राप्त करना है, तो व्यवहार को प्राप्त कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो छोटे छोटे स्टेप्स यहाँ पे जो अपनाए जाते हैं, जो भी छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं और जो हम उसको क्या करते हैं, बच्चे को सपोर्ट दिखाते हैं, उसको इनकरेज करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, तो वो शेपिंग में आता है। जैसे देखिए बच्चे अगर बच्चे को सीधा दौड़ना है, ठीक है, छोटा सा बच्चा को जब एक टॉडलर दौड़ना स्टार्ट करता है तो उसको क्या क्या करना चाहता है, सबसे पहले वो क्रॉलिंग करता है, रेंगता है, पहले सॉरी में सबसे पहले तो वो बैठता है, फिर क्रॉलिंग करता है। तो वो सारा चीज़ स्टेप्स जो है, बैठना, रेंगना, फिर धीरे धीरे क्या होता है, स्टैंडिंग मतलब खड़ा होना सीखता है, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स धीरे धीरे क्या करते हैं, इसके माता पिता इनकरेज करते हैं। पहले बैठते हैं तो ताली बजाते हैं, हाँ बच्चा बैठ गया, फिर कुछ सामान को दूर में रख देते हैं तो रेंगने सीखता है, फिर रेंगने सीखने के बाद कुछ सामान दे देते हैं, जैसे कि कुछ ऊंचा चीज़ दे देते हैं, अलमीरा में कुछ सामान रख देते हैं, तो वो क्या होता है, देख के खड़ा होने की कोशिश करता है दीवार को पकड़ के, है ना। तो ये सारे जो स्टेप्स होते हैं, छोटे छोटे कदम को वांछित लक्ष्य, जो हमारा लक्ष्य है कि उसको चलवाना है, तो वो जो हमको टारगेटेड बिहेवियर को प्राप्त करना रहता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आकार देना शेपिंग वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आकार देना शेपिंग, यहाँ पे इस तरह से आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए थे। तो अब यहाँ से आगे से आपको क्यूइंग का मतलब समझ में आ गया होगा, सिर्फ जस्ट हिंट देना, अगर राइट हमको आंसर चाहिए तो संकेत का भी मतलब मैंने आपको समझा दिया और आकार देने का मतलब भी आपको यहाँ पे समझा दिया। 33 नंबर में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है 33 नंबर में कि एक 25 वर्षीय लड़के का IQ क्या होगा जिसका मानसिक आयु 16 वर्ष है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द IQ ऑफ ए 25 ईयर्स ओल्ड बॉय हुज मेंटल एज इज 16, है ना। तो क्या क्या ऑप्शन है, 64, 64, 75, 75, 80, 80 और 100, है ना। तो देखिए क्या होगा, तो सबसे पहले इसका जो मतलब कि बुद्धि लब्धि भी इसको हिंदी में बोलते हैं, बुद्धि लब्धि, है ना, बुद्धि लब्धि। तो हिंदी में इसको बुद्धि लब्धि बोलते हैं, इंग्लिश में इंटेलिजेंस क्वोशेंट हो गया आपका। तो इसका जो फार्मूला होता है वो सबसे पहले मतलब कि ये याद रखिए कि इसका जो सुझाव दिया था सबसे पहले दिया था विलियम स्टर्न ने। किसने, विलियम स्टर्न ने। तो पूछेगा तो याद रखिएगा कि IQ की सबसे पहले अवधारणा किसने दी, तो विलियम स्टर्न ने। ये आप लोग को आ सकता है, तो आप लोग लिखते चलिएगा ये सारी चीज़। तो IQ का बात चल रहा था, तो IQ का फॉर्मूला क्या होता है याद रखिएगा, MA/CA।
मेंटल एबिलिटी या मेंटल एज सॉरी, और नीचे हो जाएगा क्रोनोलॉजिकल एज या जो अभी एक्चुअल एज है जो उसका है उसी के हिसाब से मेंटल एबिलिटी रहना चाहिए इंटू 100, है ना। तो यह उसका फार्मूला होता है, याद रखिएगा MA/CA इंटू 100, है ना। तो ये फार्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, मेंटल एबिलिटी देखिए दिया हुआ, मेंटल एज 16 दिया हुआ, तो मेंटल एज 16 रखेंगे और नीचे रुकिए 16 रखेंगे और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे जो एक्चुअल एज है उसको रखेंगे, एक्चुअल एज 25 है और इंटू 100 कर देते हैं, है ना। तो 25 से देखिए 4 बार में चला जाएगा, 25 चौके 100 होता है, 25 4 से 100 और 16 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 64। तो यहाँ पे हमारा उसका IQ कितना आ गया बच्चे का 64, तो ये 64 फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, है ना। तो याद रखिए कैसे हम लोग IQ निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सामान्य जो होता है वो भी आप लोग याद रखिए, ताकि अगर पूछेगा कि कौन से मंद बुद्धि के होते हैं कौन तेज बुद्धि, तो याद रखिएगा एवरेज जो होता है याद रखिए। अभी देखिए अगर ऊपर एज भी 16 रहता और नीचे भी एज 16 रहता तो कितना आता कट के 100 आता, 100 आता। तो इसका मतलब 100 क्या औसत है, तो औसत का क्या वैल्यू होता है याद रखिएगा 90 से लेकर 110 तक एवरेज होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि सामान्य IQ इतना के बीच में होता है, याद रखिएगा, है ना। इससे कम रहेगा तो वो कमजोर बुद्धि का है और इससे आगे रहेगा तो तेज बुद्धि का। अगर कोई पूछेगा 80 से 90 के बीच में तो निम्न औसत हो जाएगा, क्या हो जाएगा औसत से थोड़ा सा कम, निम्न औसत दर्जे का, है ना, वो बच्चा हो जाएगा। निम्न औसत मतलब कि एवरेज से थोड़ा सा लो होना। फिर 90 अगर पूछ देगा 110 से 120, 110 से 120 तो क्या हो जाएगा अबव एवरेज, है ना। एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा, अबव एवरेज, अबव एवरेज मतलब औसत से थोड़ा ज़्यादा, मतलब कि उच्च औसत का IQ हो जाएगा। और अगर फिर उससे कम पूछ देगा 70 से 80 तो समझ लीजिए कि थोड़ा सा मूर्ख है, थोड़ा सा कमज़ोर है ना, आप समझ रहे होंगे। और 120 से ज़्यादा दे देगा तो फिर बहुत ही अच्छा IQ है उसका, बच्चा काफ़ी ज़्यादा प्रवीण है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो ये IQ वाला रिलेटेड अब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। विलियम स्टर्न ने सबसे पहले इसका अवधारणा दिया था। 34 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, अधिक संख्या वाली कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए कौन सी तकनीक सबसे बेहतर है, सबसे अच्छी है। फॉर ए टीचर टीचिंग ए क्लास विथ लार्ज स्ट्रेंथ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज बेस्ट। पूछ रहा है कि इसमें से जो भी टेक्निक्स दिए हुए हैं इसमें से सबसे अच्छा और मतलब कि ऑप्शन कौन सा है, सबसे अच्छा कौन सा हो सकता है। क्या क्या ऑप्शन है, डिबेट, डिस्कशंस, प्रैक्टिकल्स, है ना, वाद विवाद, चर्चा, व्यवहारिक, ग्रुप वर्क विथ ए लेक्चर, व्याख्यान के साथ समूह कार्य देना, लेक्चर एंड क्लास नोट्स, व्याख्यान और कक्षा नोट्स, सेल्फ स्टडी एंड आस्किंग क्वेश्चंस, स्वाध्याय और प्रश्न पूछना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आगे जाके आप लोग को भी अधिक संख्या वाले कक्षा में पढ़ाने को मौका मिलेगा, है ना। टीचर्स की कमी है और क्लासरूम बहुत कभी बड़ा होता है तो कैसे पढ़ाना है। तो देखिए सबसे पहले कि वाद विवाद अगर हम करते हैं तो ज़्यादा देर तक हम लोग ज़्यादा बच्चों को जो हम लोग को जो टारगेट है वो टारगेट को हम अचीव नहीं कर पाएंगे, जो सिखाना वो नहीं सिखा पाएंगे। वाद विवाद में काफ़ी समय निकल जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन से नहीं होगा, डिबेट यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे देखिए व्याख्यान के साथ समूह कार्य भी यहाँ पे सही ऑप्शन से नहीं है। सिर्फ व्याख्या के द्वारा हम कोई भी टॉपिक में बच्चों को समझा सकते हैं, लेकिन वो अगर लिखेंगे नहीं तो वो सोचने की शक्ति उसमें नहीं आएगा। याद रखिएगा कि जब बच्चा सुनता है, लिखता है, तब जाके उसमें सोचने की शक्ति डेवलप होता है ना। तो ये व्याख्यान में सिर्फ हम क्या करते हैं, बच्चों से बातचीत नहीं करते। याद रखिएगा व्याख्यान के द्वारा हम बच्चों से बातचीत नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ उस प्रसंग के द्वारा जो भी हमको जो भी टॉपिक हमको समझाना है उसी टॉपिक के बारे में हम सारा डिस्कशन, मतलब डिस्कशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देते हैं। तो व्याख्यान में ये होता है। लेकिन व्याख्यान और कक्षा नोट्स सबसे अच्छा रहेगा, लेक्चर एंड क्लास नोट्स। इसमें क्या होगा कि इसमें हम क्या करेंगे, व्याख्यान विधि के द्वारा जो भी हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर के द्वारा क्या करेंगे, बच्चों को जो भी हम लोग को देना है वो हम लोग सारा डिटेल्स उनको देंगे, उनको फिर लिखने के लिए बोलेंगे, जो भी हमको वो सारा चीज़ दिए वो नोट करेंगे। और जब नोट करेंगे तो बाद में उनको उसमें सोचने की क्षमता भी आएगी। तो क्या होगा, जब हम लोग टॉपिक को बताएंगे तो वो याद भी करेंगे, सुन कर याद करेंगे, और बाद में जब लिखेंगे, और जब लिखेंगे तो बाद में उस पर सोच भी सकेंगे, मतलब कि उस पर थिंकिंग भी कर पाएंगे। तो जो भी हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा, जो भी हमारा पर्पस है, क्लास का गोल है, वो अचीव हो जाएगा। तो व्याख्यान और कक्षा नोट्स आप लोग का सबसे यहाँ पे सबसे सही तरीका होता है। याद रखिएगा कि कभी भी जब भी अधिक संख्या वाले कक्षा में पढ़ाने जाइए तो सबसे बेस्ट टेक्निक यही होता है, व्याख्यान और कक्षा नोट्स। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है, सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य SUPB के प्रेरणेता कौन है ना, प्रेरणेता थे ये वाला जितने भी समिति उनमें से कौन है। द कंसेप्ट ऑफ सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क SUPW वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। देखिए ये जो है ना SUPB सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, ये क्या है ना, ये गांधी जी का जो भी शैक्षणिक विचार था, गांधी जी का जो विचार था शैक्षिक विचार, उसी से ये विकसित किया गया, याद रखिएगा। और 1977 में ईश्वर भाई पटेल जो मतलब समिति है, ईश्वर भाई पटेल समिति है ना, वो इस पर मतलब कि अपनाया था, समीक्षा किया था इसके ऊपर गांधी जी वाले अवधारणाओं पर, और उसके बाद फिर क्या किया था, इसको एक्सेप्ट किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये क्या करता है, इसका उद्देश्य क्या है,
पूर्ण, सार्थक और शारीरिक रूप से परिभाषित किया जाता है। याद रखिएगा, जो समाज के लिए उपयोगी हो। ठीक है, तो ये इतना भी नहीं भी याद रखोगे तो ये याद रखिएगा कि ईश्वरी भाई पटेल इसके प्रेरणेता हैं जो इंट्रोड्यूस किए थे। SUPV, आप लोग को ज़्यादा डिटेल में कोई चीज़ अभी नहीं जानोगे तो चलेगा। सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क ईश्वरी भाई पटेल समिति द्वारा दिया गया है ना। ये इतना याद रखिएगा, गांधी जी के मतलब कि जो शैक्षणिक विचार थे उससे ये लिया गया। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा, 1977 में ये हुआ था। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ईश्वरी भाई पटेल योजना। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि छात्रों का भावनात्मक समायोजन खाली जगह में प्रभावी होता है। इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज इफेक्टिव इन व्यक्तित्व निर्माण, पर्सनालिटी फॉर्मेशन, क्लास टीचिंग, कक्षा शिक्षण, डिसिप्लिन, अनुशासन, ऑल ऑफ द अबव, अप्रोक्स सभी, है ना। तो देखिए इमोशनल एडजस्टमेंट जो होता है, भावनात्मक समायोजन, उसमें क्या होता है कि आप बच्चों के भावनाओं के साथ जुड़ते हैं, उनके इमोशंस के साथ जुड़ जाते हैं। उससे क्या होता है ना कि बच्चों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, आत्मविश्वास रहता है, वो बहुत ही अच्छा हो जाता है ना। उसके साथ बच्चे टीचर के सामने हेजिटेट नहीं करते कोई भी चीज़ बोलने में, मतलब उनको दिक्कत नहीं होता बोलना, हेजिटेशन किसी तरह का रह नहीं जाता। उसके साथ ही देखिए क्या हो जाता है ना कि सहानुभूति भी हो जाता है। सहानुभूति हो जाता है मतलब कि आपके साथ सिंपैथी जुड़ जाता है उनका, आपका एक तरह से बोलते कनेक्शन बन जाता है बच्चों से। तो भावनात्मक समायोजन बहुत ज़रूरी है ना। इससे क्या होता है ना, बच्चों में क्या हो जाता है, व्यक्तित्व निर्माण तो होता ही है। अनुशासन, अभी मैंने बताया कि जब आप भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे तभी बच्चे आपसे अनुशासित होकर पढ़ेंगे भी। तो डिसिप्लिन भी होगा, पर्सनैलिटी फॉर्मेशन भी होगा, और कक्षा शिक्षण में आसान भी होगा। क्लास टीचिंग में आपको आसान भी पड़ेगा बच्चों को पढ़ाना। नहीं तो अगर आप भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ते हैं तो बच्चे आपसे क्या होते हैं, दूर जाने लगते हैं। तो कक्षा शिक्षण को अगर प्रभावी बनाना है तो यहाँ पे भावनात्मक समायोजन जरूरी है। तो उपरोक्त सभी मतलब कि ऑल ऑफ दी अबव सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर पर देखिए, पूछ रहा है कि ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन विच ग्रुप कैटेगरी ऑफ टीचिंग एड्स। बोलते हैं जितने भी टीचिंग एड्स यहाँ पे दिख रहे हैं वहाँ पे किस में आएगा, है ना। तो देखिए शिक्षण सहायक सामग्री के किस समूह श्रेणी में ब्लैक बोर्ड को शामिल किया जा सकता है। ऑडियो एड्स, है ना, ऑडियो एड्स में, विजुअल एड्स में, फिर ऑडियो विजुअल एड्स, फिर यहाँ पे नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे ब्लैक बोर्ड क्या होता है, ब्लैक बोर्ड में आप सिर्फ क्या करते हैं, जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन रहते हैं, जो कि मतलब कि चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स रहते हैं, बड़े अच्छे प्रश्न रहते हैं, कठिन प्रश्न जो रहते हैं, उनको क्या करते हैं ब्लैक बोर्ड में हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। और ब्लैक बोर्ड में व्याख्या तो देते ही हैं बोल बोल के, लेकिन यहाँ पे साथ साथ क्या करते हैं, यहाँ पे चित्र भी बना देते हैं, साथ में यहाँ पे चित्र बना देते हैं, ग्राफ बना देते हैं, या फिर कुछ ऐसा चीज़ का एग्जाम्पल यहाँ पे बना के दिखाते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चों को आप तो व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन उनको ऑडियो तो आप अपने मुंह से दे रहे हैं, लेकिन अपने जो आप बोल रहे हो व्याख्या के द्वारा वो हो गया ऑडियो एड्स। लेकिन आप ब्लैक बोर्ड में क्या दे रहे हो, ब्लैक बोर्ड में आप विजुअल एड्स दे रहे हो, है ना। तो विजुअल एड्स हो गया आपको वहाँ, क्योंकि देखिए ब्लैक बोर्ड बोल नहीं सकते, उससे आप बच्चे सुनते नहीं है, सिर्फ वहाँ से आप वहाँ पे दिखाते हो कि क्या बना रहे हैं। तो विजुअल एड्स हो जाएगा कि आप विजुअल एड्स के तौर पे ब्लैक बोर्ड को यूज करते हैं। तो 37 का आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा 38 में इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, क्या दे रहा है। देखिए ऑप्शंस में, दूसरे व्यक्ति के साथ संचार अनिवार्य करता है, इंटेल्स कम्युनिकेशन विद अनदर पर्सन, स्वयं के भीतर संचार को दर्शाता है जिसमें आवश्यक रूप से सोचने और महसूस करने की प्रक्रिया शामिल होती है। डिनोट्स कम्युनिकेशन विद इन वन सेल्फ दैट नेसेसरली इन्वॉल्व्स द प्रोसेसेस ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग। आगे देखिए क्या दिया है, यह ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने आप से होशपूर्वक या अवचेतन रूप से जुड़ता है। इज ए प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स कनेक्ट विद देमसेल्व्स इधर कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। और डी ऑप्शन में दिया है बोथ सी एंड बी, है ना, केवल बी और सी दोनों, ए ऑप्शन से नहीं होगा। तो देखिए इंट्रापर्सनल मतलब क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ को आप कभी कभी अपने से बात करते हो, कोई भी चीज़ को अपने से अंदर से सोचते हो, तो स्वयं से कनेक्ट करना, अपने से बात करना, है ना। आंतरिक जो आप लोग का कम्युनिकेशन चलता है, अपने अंदर से जो कम्युनिकेशन चलता है, कोई भी विचार आप लोगों को कोई भी थॉट देना रहता है, तो कोई भी थॉट बोलने से पहले क्या करेंगे, आप अपने अंदर सोचेंगे, उस पर अंदर से जो डिस्कशन होता है ना, जो आप लोग सोचते हो, वही हो गया आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जो भी विचार आपके अंदर चलता है, जो भी आप सोचते थॉट चलता है, तो क्या हो जाएगा, ये दूसरा वाला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्वयं के भीतर संचार को दर्शाता है जिसमें आवश्यक रूप से सोचने, हाँ ये सही हो जाएगा। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने आप से होशपूर्वक और चेतन रूप से जुड़ता है, हाँ जब आप होशपूर्वक रहोगे तभी आप वो चीज़ सारे सोचोगे, तो कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली आप लोग के मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बोथ बी एंड सी, मतलब कि 38 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 में पूछ रहा है कि जो आपका अधिकारवादी की शिक्षण विधि है वो कैसी है। ऑथोरिटेरियन टीचिंग स्ट्रेटजी, टीचर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, हेडमास्टर सेंटर्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित, अनुभव आधारित। तो याद रखिएगा कि अधिकारवादी जो शिक्षण प्रणाली है, विधि है, बहुत ही पुरानी पारंपरिक विधि है जो कि काफ़ी टाइम से चल रहा है। और जो ब्लैक बोर्ड जो होता है ना, श्यामपट, ब्लैक बोर्ड में ही लिख के जो समझाते हैं हम लोग और बच्चों को जो नोट करने के लिए देते हैं, वही आपका यहाँ पे जो भी आप लोग देते हो टॉपिक या विषय वस्तु देते हो, उनको कवर करना रहता है। बच्चों को सिर्फ आप व्याख्या
करते हो, है ना, लेक्चर देते हैं और साथ में वो ब्लैक बोर्ड में कुछ कुछ लिख देते हैं और वो उनको नोट करते हैं। तो ये जो है ना शिक्षक केंद्रित ये शिक्षण विधि है, याद रखिएगा, टीचर सेंटर्ड, है ना। अधिकारवादी की जो शिक्षण विधि होती है शिक्षक केंद्रित होते हैं, जिसमें टीचर क्या करता है, सारे क्लास को जो है मतलब कि लीड करता है और जो भी बताता है बच्चों को उनसे सीखना रहता है और लिखना भी रहता है, नोट भी करना रहता है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 40 में पूछ रहा है कि नैतिक विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय। तो इसके देखिए 4 ऑप्शंस कौन कौन से दिए हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग देख लीजिए आप, एरिक फॉर्म, डेनियल कॉलमैन और बेंजामिन ब्लूम। तो याद रखिए कि जो भी अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट थे वो थे लॉरेंस कोहलबर्ग, ये भी मॉरल डेवलपमेंट को लेकर बताए थे और इनका मानना था कि जो भी चाइल्ड का जो होता है और एक एडल्ट का होता है, मतलब कि एक बच्चे का, बालक का, और एक जो विकास हो जाते हैं वयस्क मतलब एडल्ट, उन दोनों के जो मोरल आपके जो डेवलपमेंट है दोनों में बहुत ही अलग होते हैं और हर चाइल्ड एज के हिसाब से, मतलब कि जो भी एज का जो होता है ना डिफरेंस, उसके हिसाब से ये मोरल डेवलपमेंट बदलता जाता है। तो ये आप लोग का हो जाएगा 40 का ए ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए आज मैंने आप लोग को 10 क्वेश्चन करवाए हैं और काफ़ी सारा मतलब कि मैंने डिटेल दे के आप लोग को, ऐसा नहीं कि 10 ही क्वेश्चन करवाए हैं, ये 10 क्वेश्चन आपके समझिए। तो बाकी के अभी जैसे देखिए आप लोग को अब जो एक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो अच्छे से कंप्लीट कर दिया मैंने, टॉपिक के साथ कंप्लीट किया है, सारे ऑप्शंस को मैंने डिस्कशन किया है। तो इससे क्या होगा ना कि आप लोग को हेल्प करेगा। तो आज 10 क्वेश्चंस लिए हैं और 10 क्वेश्चंस फिर मैं लूँगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी सेट कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आप लोग एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि प्लेलिस्ट में देख लीजिए, ये सेट 3 का क्वेश्चन है। इसी तरह से सभी सेट कंप्लीट किया जाएगा, कम से कम 20 सेट्स मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को दे दूँ टीचिंग एप्टीट्यूड का, ताकि बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाए एग्जाम में, ठीक है। पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कैसे जुड़ना है सभी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में से चलिए आपको बता देते हैं। तो देखिए गाइस, चैनल नया है लेकिन कंटेंट बड़ा रहेगा, आप लोग जुड़ जाइए। लर्नर्स ग्लोब करके आपको जो यूट्यूब चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिए जो साथ में प्रिपरेशन करना चाहते हैं। यूट्यूब चैनल लर्नर्स ग्लोब, साथ में प्रिपरेशन करोगे तो अच्छा रहेगा। हमारे वीडियोज आप लोग प्लीज़, मैं बोल रहा हूँ कि जो भी आप लोग के फ्रेंड्स हैं उनको शेयर जरूर कीजिए, है ना। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रहा है, जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे इतना अच्छा मुझे भी लगेगा और जल्दी से जल्दी कंटेंट आप लोग को अपलोड भी करूँगा। तो देखिए इंस्टाग्राम ID लर्नर्स ग्लोब है, कहीं पर भी स्पेस नहीं है, और नवाभा, ये दोनों आप लोग के इंस्टाग्राम ID, आप दोनों को फॉलो कर लीजिए और दोनों पे आप हमसे जो भी अपडेट आएगा वहाँ पे मिलते जाएगा, और कभी कभी मैं आप लोग को वहाँ पे पर्सनली गाइड भी कर देता हूँ। तो इंस्टाग्राम ID को जरूर फॉलो कर लेना दोनों को, ठीक है। और नया चैनल है, अभी फॉलोअर्स कम होंगे लेकिन आप लोग फॉलो कर लेना। नवाबा तो बहुत ही पुराना ID, यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल देख लीजिए, लर्नर्स ग्लोब करके आप लोग सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में, जुड़ जाना, यहाँ पे भी जुड़ जाना, यहाँ पे भी अपडेट मिलेगा, ठीक है।